रागिनी और द्रुपद ये तीनों पार्टनर्स थे इन रेशियो 3:1:1। 31 मार्च 2024 को इन्होंने अपना फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर लिया अपने आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण। और उस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। जिस दिन इन्होंने अपना बिजनेस डिसॉल्व किया, अपने फॉर्म को डिसॉल्व किया, उस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी बच्चों। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 60,000, अर्नव के ब्रदर का लोन था 95,000, द्रुपद का लोन था 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 50,000 और इनकी कैपिटल्स थी 2,75,000, 2 लाख और 1,70,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस था 50,000, डेटर्स थे 1,70,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 20,000। नेट अमाउंट था 1,50,000। स्टॉक था 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 2,50,000, बिल्डिंग थी 3 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था ₹50,000। अब जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो कुछ इस तरह से सेटल करी गई हैं। अर्नव ने कहा कि वो अपने ब्रदर का लोन पे कर देगा, तो ये अर्नव पे करेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट से 20% कम पैसा मिला है, इसका 20% होता है बच्चों 50,000, तो कितना पैसा मिला होगा? ₹2 लाख। ठीक है बच्चों। क्रेडिटर को हमने 10% लेस पे किया है, यानी कितना पे किया गया होगा? ₹54,000। बिल्डिंग को ऑक्शन करा गया 3,55,000 में और ऑक्शनर कमीशन दिया गया 5,000। तो बिल्डिंग के बदले नेट अमाउंट जो हमारे पास आया होगा हम उससे एंट्री बनाएंगे 3,50,000। बच्चों स्टॉक जो है उसका 50% यानी कि 75,000 का जो स्टॉक है उसको रागिनी ने मार्केट प्राइस पे लिया है जो कि बुक वैल्यू से 20% कम है। तो 75,000 का 20% होता है बच्चों 15,000। इसमें से इसे हटाइए, बचेगा 60,000। तो रागिनी ने उस स्टॉक को 60,000 का टेक ओवर किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। और रिमेनिंग स्टॉक भी इतने का ही बिका है क्योंकि उन्होंने लिखा है रिमेनिंग स्टॉक मार्केट प्राइस पे ही बिका है और मार्केट प्राइस जो है वो 20% कम हो गई है और रिमेनिंग स्टॉक भी 75,000 का था, तो रिमेनिंग स्टॉक भी 75,000 का ही था। 20% उसको भी कम करिए और 60,000 का वो बिका है। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये बैंक में आएगा और ये रागिनी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से। क्लियर ना मेरी बात? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 है जिसमें से 3,000 फर्म को बियर करने हैं, तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो 8,000 है। 3,000 फर्म को बियर करने हैं और 5,000 जो है वो बियर करने हैं द्रुपद को। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम। तो जो एक्सपेंसेस द्रुपद को ही बियर करने थे और पे कर दिए द्रुपद ने, उसकी तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सपेंसेस फर्म को बियर करने थे और द्रुपद ने पे कर दिए हम उसकी एंट्री जरूर बनाएंगे। इस 5,000 वाले पार्ट की एंट्री नहीं बनाई जाएगी क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो द्रुपद ने बेयर भी करे और पे भी कर दिए, लेकिन बाकी तो 3,000 फर्म को बियर करने थे, पे द्रुपद ने करे हैं, तो इसको हम रिलेशन अकाउंट में द्रुपद के नाम से जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं किस एसेट और किस लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करना है उनका वो समझिए। क्रेडिटर का बता ही दिया, अर्नव के ब्रदर के लोन का बता ही दिया, द्रुपद का लोन इसमें डाल के क्लोज करेंगे नहीं, ठीक है, उसको अलग से पे किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज जरूर होगा लेकिन पे नहीं किया जाएगा। बैंक को हम क्लोज करते नहीं है, कैपिटल को हम क्लोज करते नहीं है रिलेशन में डाल के। प्रोविजन सिर्फ क्लोज करेंगे, पे नहीं करना उसको। स्टॉक के बारे में इन्होंने बता ही दिया हमें, इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्होंने हमें बता ही दिया बच्चों, है ना बच्चों। बिल्डिंग के बारे में बता दिया, पीनल अकाउंट तो डायरेक्ट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाकी सब के बारे में बताया हुआ है बच्चों। तो ऐसा कोई चीज़ ऐसी नहीं है छूटी हुई, कोई लायबिलिटी या कोई एसेट जिसके बारे में इन्होंने ना बताया हुआ, है ना। तो आइए बच्चों हम बना लेते हैं जो इन्होंने हमसे मांगा है। इन्होंने हमसे केवल 2 ही चीज़ें मांगी हैं इस क्वेश्चन में, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है और इससे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाना है रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा आइए देख लीजिए उसको। तो बच्चों जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करिएगा। टू डेटर्स अकाउंट लिखिएगा आप, ठीक है बच्चों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ लिखिएगा बच्चों।
स्टॉक अकाउंट लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, टू स्टॉक अकाउंट, आप लिखिएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आप लिखिएगा बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, बैंक को क्लोज करना नहीं है, पीएनएल अकाउंट को क्लोज करना नहीं है, प्रोविजन उधर क्लोज होगा। प्रोविजन का अमाउंट है 20,000, डेटर का अमाउंट है 1,70,000, स्टॉक का अमाउंट है 1,50,000, इन्वेस्टमेंट का है 2,50,000, बिल्डिंग का है 3 लाख। इधर से आपको केवल क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करना है 60,000, अर्नव के ब्रदर का लोन अकाउंट क्लोज करना है जो कि है 95,000, ध्रुपद का लोन अकाउंट क्लोज नहीं करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्लोज करना है 50,000। ध्यान रखिएगा बच्चों, ना ये इनको पे नहीं करना होता। ठीक है, अब जो है बच्चों, अर्नव ने कहा था कि वो अपने ब्रदर का लोन पे कर देगा, तो यहां लिखिए टू अर्नव्स कैपिटल अकाउंट, उसके ब्रदर का लोन जो कि था 95,000। तो ये हो गया बच्चों। इन्वेस्टमेंट से 20% कम अमाउंट रियलाइज हुआ है, तो बाय बैंक अकाउंट लिखिए यहाँ पर और लिखिए इन्वेस्टमेंट। कितना आएगा बच्चों? 2 लाख, 2,50,000 का 20% हटा के लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? उसके बाद आपको क्रेडिटर को भी 10% कम पे करना है, तो यहाँ लिखिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, और कितना पे करना है बच्चों उनको? क्रेडिटर है 60,000, तो 10% कम पे करेंगे तो 54,000, तो क्रेडिटर भी निपट गए आपके। बिल्डिंग का मैंने आपको बताया था बच्चों, आप 3,50,000 लिखिएगा। 3,55,000 में से 5,000 जो ऑक्शनर कमीशन है उसे हटा के, और जितना स्टॉक बिका है वो लिख लीजिए बैंक में, और जितना रागनी ने लिया है वो हम लिख लेंगे बाय रागनीज कैपिटल। तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बाय रागनीज कैपिटल अकाउंट, और ये आया है 60,000, है ना बच्चों? दोनों के अमाउंट 60,000 हैं। ठीक है, और जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्म के बिहाफ पे ध्रुपद ने पे किए हैं वो यहाँ आ जाएगा टू ध्रुपद कैपिटल अकाउंट 3,000। जिन एक्सपेंसेस को ध्रुपद ने बेयर और पे किया उसकी एंट्री कहीं नहीं करी जाएगी, ना इसमें ना कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो डेटर्स का भी इन्होंने हमें बता दिया था, डेटर का बताया था बच्चों। हाँ ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दे देते हैं। उस समय मैंने डिस्कस करते समय ध्यान नहीं दिया, डेटर के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा इन लोगों ने यहाँ पे। तो हम ये मानेंगे कि जो डेटर्स हैं उनसे पूरा पैसा रियलाइज हो गया है। ठीक है बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, डेटर से पूरा पैसा रियलाइज हो जाएगा 1,70,000। वहां मुझे ध्यान नहीं रहा था उस समय, लेकिन अभी से ध्यान आया कि डेटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि स्टॉक के बारे में बता रखा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है, बिल्डिंग के बारे में बता रखा है, क्रेडिटर के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इनको पे करना नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो डेटर ही रह गया था। अच्छा हुआ हमने अभी इसको कवर कर लिया बच्चों, है ना? अब निकाल लेते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस पूरे प्रोसेस में। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, पहले इसको टोटल करके बाहर लिख लेते हैं, चलिए, है ना? 170 और 60 होता है बच्चों 230, 230 और 350 होता है बच्चों 580, 580 और 2 होता है 7,80,000। तो 7,80,000 ये हो गया, और 60 है 840, 890, 985 और 1045, 1065, ये साइड आ रही है 10,65,000। 170, 320, 320, 520, 570, 870, 965, 969, 1019, 1022। तो 10,22,000 ये साइड आ रही है। हमें 43,000 का फायदा हो रहा है, बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से। तो जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख लीजिए बच्चों, 10,65,000 लिखिए दोनों तरफ, और जो 43,000 का प्रॉफिट है उसको इन तीनों में बांट दीजिए 3:1 के रेशियो में। प्रॉफिट है 43,000 का, तो गेन आया है, टू गेन लिखिए और इन तीनों में बांट दीजिए अर्नव, रागनी और ध्रुपद में। किस रेशियो में बांटेंगे बच्चों? 3:1 के रेशियो में, जिस रेशियो में लोग पार्टनर हैं। 43,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8,600, 8,600 और इंटू 3 कर देंगे तो ये आएगा 25,800।
इस तरह से बच्चों इनका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। डेटर का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, मुझसे उस समय ध्यान नहीं रहा था, बट अच्छा है कि अकाउंट बनाते समय ध्यान आ गया, इसलिए हम साथ साथ टिक करते चले जाते हैं कि जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बता दिया है, ताकि याद रहे कि जिन एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो उनको आपको जो है पूरी तरह से देखना पड़ेगा पहले। जैसे डेटर है तो इसमें तो हमने पूरा पैसा रियलाइज कर लिया, लेकिन अगर ये कोई इंटेंजिबल एसेट होता तो हम मानते कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों जब इनके कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इनके बैलेंसेस लिख लीजिएगा बच्चों कैपिटल अकाउंट की। 2,75,000, 2 लाख और 1,70,000। उसके बाद जो एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट दे रखा है इनको बांट दीजिएगा 3:1 के रेशियो में, तो 30,000, 10,000 और 10,000। सही है बच्चों। उसके बाद जो अर्नब ने अपने ब्रदर का लोन टेक ओवर किया है तो उसको रिलेशन के नाम से यहाँ लिख दीजिए। उसके ब्रदर का लोन था 95,000। उसके बाद बच्चों द्रुपद ने जो फर्म के बिहाफ पे रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए थे वो यहाँ लिख दीजिए 3,000। उसके बाद बच्चों जो रियलाइजेशन का गेन आया था वो लिख दीजिए 25,800, 8,600 और 8,600। और तो बच्चों कुछ नहीं आना चाहिए, तो इनका फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं। 275 और 95 होता है बच्चों 370, 370 और 25 होता है 395,800। अब 395,800 में से आपको 30 कम करना है तो ये अमाउंट आएगा 365,800। ठीक है, और इसको हम टू बैंक अकाउंट लिख के वो करेंगे फाइनल पेमेंट। कैरी डाउन गलती से मत लिख दीजिएगा बच्चों। 395,800 ठीक है टोटल है, और वैसे पेमेंट किया गया 365,800। ये है 2,08,600। इसमें से 10,000 कम करना है तो 198,600, 2,08,600। नाउ कम टू द द्रुपद अकाउंट। 170, 173 और 8, 181,600 में से 10 कम करेंगे 171,600, यहाँ लिखेंगे 181,600। इस तरह से बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया।